मार्गदर्शक आदरणीय भाई साहब श्री प्रमोद झा जी भाई साहब, क्षेत्रीय संगठन मंत्री संस्कार भारती, आपका विनम्रता पूर्वक और बहुत ही आदर भाव से हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और आपका नियमित रूप से जुड़ना हमारे लिए हमारा पथ प्रदर्शक है। इसी के साथ मैं स्वागत वंदन करता हूं परम आदरणीय सिनेमा और रंगमंच जगत के बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के कलाकार आदरणीय राजीव वर्मा सर जी, उनको भी प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ हमारे बीच आज के जो मुख्य अतिथि हैं और मुख्य वक्ता हैं आदरणीय प्रोफेसर ओपी भारती सर, जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। युवा वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रियंका शक्ति ठाकुर, युवा रंगकर्मी भोपाल से, उनका भी स्वागत वंदन करता हूं। और भी सौभाग्य है, बहुत ही कला जगत के बड़े लोग जुड़े हुए हैं और मैं देख पा रहा हूं अपनी स्क्रीन से हमारे ग्वालियर के भी बड़े वरिष्ठ रंगकर्मी जुड़े हुए हैं। उनमें आदरणीय भाई साहब प्रदीप दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सभी गुणीजनों से आशीर्वाद स्वरूप ये अनुग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय प्रमोद झा भाई साहब, आदरणीय राजीव वर्मा सर, आदेश है ओपी भारती सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपको विदित है कि ये विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम 3 दिवसीय और आज तीसरा दिवस है और 4 दिवसीय वनवासी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें इस संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, लोक रंग एवं लोक वार्ता। लोक रंग के प्रथम दिवस प्रथम सोपान में हमने माता शबरी का पूजन किया और लोक कलाओं की प्रस्तुति हुई। और प्रथम दिन जो स्थल था वो हस्तिनापुर सीधी था और स्थानीय संयोजक थे मणिराज कौल। द्वितीय दिवस लोक रंग की प्रस्तुति अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में हुई, स्थानीय संयोजक थे अंबर तिवारी। और तृतीय दिवस लोक रंग की प्रस्तुति आज हुई दसई मांडू धार में और स्थानीय संयोजक थे कृष्णा मालीवाड़। इसी तरह से जो संध्याकालीन हमारा सत्र होता है और उसमें लोक वार्ता की परिचर्चा होती है, विषय विशेषज्ञों के द्वारा हम अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। और उसके प्रथम दिन मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता के रूप में थे श्री गिरिजा शंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, कला समीक्षक। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदरणीय भाई साहब परम प्रिय श्री प्रमोद झा जी भाई साहब। और मुख्य वक्ता थी श्रीमती शुभा वैद्य ताई, जो सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं और आदिवासी चित्रकला स्वरूप और संभावना इस विषय पर प्रथम दिवस का व्याख्यान हुआ। इसी तरह से द्वितीय दिवस आदिवासी नाट्य कलाएं स्वरूप और संभावना इस विषय पर व्याख्यान हुआ और हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में थे श्री वसंत निर्गुणे जी, जो लोक एवं जनजातीय कला विशेषज्ञ हैं। उनका भी बहुत उत्कृष्ट वक्तव्य रहा। और आज तीसरा दिन है जिसमें हम डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी, जो विभागाध्यक्ष हैं नाट्य कला विभाग वर्धा से, उनका हम रसास्वादन करेंगे। सर्वप्रथम हमारे बीच युवा शक्ति ठाकुर, प्रियंका शक्ति ठाकुर, जो युवा रंगकर्मी हैं, भोपाल से हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपना उद्बोधन करें। उससे पूर्व मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा आप सभी को। प्रियंका शक्ति ठाकुर वेदी, आप भोपाल से ताल्लुक रखती हैं। आपकी शिक्षा में BCCA, MFA ड्रामेटिक्स, PhD ड्रामेटिक्स कंटिन्यू है, जारी है। और आप 13 वर्ष की उम्र से ही रंगमंच से जुड़ी हुई हैं। आपने अनेक बड़े रंगकर्मियों के साथ कार्य किया है, आपको अवसर प्राप्त हुआ है। आपने आकाशवाणी भोपाल, दूरदर्शन भोपाल, ऑल इंडिया रेडियो नागपुर में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में आप रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आपने 250 कलाकारों के साथ अटल महानाट्य का निर्माण एवं निर्देशन किया। 10 से अधिक नाटकों का आपने निर्देशन और 200 से अधिक नाटकों में आपने अभिनय किया है। दूरदर्शन, आकाशवाणी में अनेक कार्यक्रमों में आपने भाग लिया है।
फिल्म राजनीति, नियति, एक विवाह ऐसा भी, और साउथ की अनेक फिल्मों में आपने अभिनय किया है, जिसमें आप सहायक अभिनेत्री के रूप में भी अपना अभिनय कर चुकी हैं। आपको अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा नाटक झलकारी के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट राइटर का अवार्ड आपको प्राप्त हुआ। नाटक रोटी वाली गली के लिए भी आपको अवार्ड प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद नागपुर द्वारा नाटक गाथा पंडित दीनदयाल के लिए भी आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ एवं नितिन गडकरी मंत्री केंद्र सरकार द्वारा प्रशंसा पत्र 2017 में आपको प्राप्त हुआ है। वुमेन अचीवर्स अवार्ड मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहूदी की लड़की के लिए भी आपको अवार्ड मिले हैं। 6वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी आपको मध्य प्रदेश गौरव का अवार्ड प्राप्त हुआ है। हम आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं प्रियंका ठाकुर जी, और आपसे आग्रह करते हैं कि इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आदरणीय प्रियंका ठाकुर जी। हिमांशु जी नमस्कार। पहले आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हिमांशु जी, इतना बढ़िया मेरा आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रवती संस्था संस्कार भारती मध्य क्षेत्र एवं राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आप सभी यहाँ पर उपस्थित मान्यवरों को मेरा नमस्कार। ओम प्रकाश भारती जी, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय एवं हिमांशु द्विवेदी जी, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, आप सब यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर, सभी रंगकर्मियों को मेरा नमस्कार। विषय वस्तु आदिवासी कला, फोक थिएटर आर्ट एंड डांसेस। आदिवासी प्रजाति जो है हमारे देश में पुरातत्व समय से आई हुई है। सनातन धर्म हिंदुत्व की बात जब हम करते हैं तब से हम ये देखते हैं कि आदिवासी प्रजाति हमारे इर्द गिर्द, ये वो ट्राइब है, ये वो व्यवस्था है। ये लोग जब काम करते हैं, चाहे वो अलग अलग गांव में हो या अपनी प्रस्तुतियों से कोशिश करते हैं, जब अपनी कला को जब प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो चित्रकला हो, डांस फॉर्म हो, आर्ट फॉर्म हो, थिएटर हो, अगर वास्तविकता में कहा जाए तो रंगकर्मी की एक कहते हैं कि रंगकर्मी कहाँ से, रंगकर्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हम कहते हैं कि स्ट्रीट प्ले जो बहुत पहले हुआ करते थे, वहां से रंगकर्म शुरू हुआ। स्ट्रीट प्ले से हम लोग स्टेज तक पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी प्रजाति से आया हुआ है। आदिवासी प्रजाति जो है विशेषता से हमारे इर्द गिर्द उस समय से है जब हमारा धार्मिक बातें, हमारे धर्म सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई, वहां से सारी कलाओं में विद्यमान है। ट्राइब जिस तरीके से आज हमारे देश में बसा हुआ है, कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है। इन कलाओं के ऊपर उस तरह से विशेषता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि ये ट्राइब के ऊपर आवाज आ रही है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है। उस तरीके से काम नहीं किया गया जिस तरीके से काम होना चाहिए ट्राइब के ऊपर। हम लोग वेस्टर्नाइज हो गए, हम थिएटर, कल्चर, डांस, इन सब चीजों में वेस्टर्नाइज हो गए। समय के साथ साथ चीजें बदलती चली। ट्राइब पे उस तरीके से विशेष फोकस नहीं है। आज हमें क्यों विशेषता से ट्राइब डे या इंटरनेशनल ट्राइब डे या आदिवासी दिवस के लिए बनाना पड़ता है? जरूरत नहीं है। इस कला को अगर देखा जाए तो उस समय से ही उभर के आना चाहिए। ट्राइब फॉर्म्स बहुत सारे हैं जो हमारे अलग अलग 35 राज्यों में, हमारे देश के 35 राज्यों में अलग अलग तरीके से खेले जा रहे हैं, लोग परफॉर्म कर रहे हैं। आज जब वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो और देखते हैं तो हम लोग उसको देख के काफी उत्सुकता महसूस करते हैं कि ये हमारे यहाँ का ये हमारे यहाँ का फॉर्म है, ये ट्राइब फॉर्म हमारे यहाँ का है, ये फोक थिएटर हमारे यहाँ का है। हम ये सोचते हैं कि क्या हम इस कला को विदेश तक, वहां तक क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं।
और हर जगह हम ये देखते हैं कि वो फॉर्म बहुत अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। आज ये इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, कई चीजें प्रस्तावित की जाती हैं, कई लोग परफॉर्म करते हैं, तो जब उनकी परफॉर्मेंस को उस तरीके से देखा जाता है तब हम ये कहते हैं कि यहाँ ये इस गौंड प्रजाति का है, ये नाटक, ये डांस इस प्रजाति से आया वाला है, तो जाइए इस प्रजाति को ढूंढ के लाइए, आज हम इंटरनेशनल प्रोग्राम में इसको रखेंगे, क्योंकि ये अलग कुछ दिख रहा है। हम ये नहीं देखते कि वो प्रजाति और वो डांस फॉर्म आया कहाँ से। बेसिकली वो आदिवासी से आया हुआ है, आदिवासियों की प्रजातियों से आया हुआ है। ऐसी कई चित्रकला है जो आदिवासी लोग करते हैं, उनकी कला में जैसे कुछ हम अगर बताएंगे, तंजोर कला है जो कि राजस्थान, बंगाल, गुजरात में ज्यादा पाई जाती है। ये कला बेसिकली इसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। तंजोर कला में विशेषता से जो पुराने जमाने में कथानक होते थे, जो कथावाचक करते थे, एक ने कहा, दूसरे ने सुना, तीसरे ने एक्सप्लेन किया, और उस कथा को बनाने के लिए एक चित्रकला, एक कारीगर की आवश्यकता होती जो उस चित्रकारिता को बनाता था। ये तंजोर कला चित्रकला में जो पाई जाती है, ये भी एक प्रकार का आदिवासी ट्राइब फॉर्म है जो कि राजस्थान, बंगाल, गुजरात में ज्यादा पाया जाते हैं। ये प्रजाति वहां से आई है जो इस चित्रकला को हम ज्यादा बोलते हैं कि तंजोर कला कितनी प्रसिद्ध हो। ये इस तरीके की जो कला है, अगर हम दूसरी बात करें, मधुबनी चित्रकारी है। मधुबनी चित्रकला स्पेशलाइज्ड मिथिला से आई है, बिहार में मिथिला प्रदेश से उत्पत्ति हुई है। इस कला में इसकी विशेषता ये होती है कि चटक रंगों में इसकी चित्रकारिता की जाती है। उभरते हुए रंग होते हैं, चटक रंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारे नेचुरल कलर फॉर्म्स होते हैं उसको यूज किया जाता है। जैसे कि पीला रंग करना है तो हम उसे हम उसे टेसू के पत्तों से पीला रंग के उसमें से लेते हैं, ताकि हम इसमें इन रंगों में अलग अलग चित्रकारिता पेश कर सकते हैं। हमें अगर केसरी रंग चाहिए होता है तो हम कुकू को बनाते हैं, उन सब रंगों से हम उसमें से लेते हैं। नींबू से हम पीला रंग बनाते हैं। इन सब रंगों से जो हमारे आसपास इर्द गिर्द चीजें हैं, उनसे इन रंगों का खेल शुरू होता है और उससे चित्रकारिता होती है। ये बिहार के पास मिथिला प्रदेश में पाई जाती है ये प्रजाति। ये मधुबनी चित्रकारी आपने जो कहा होगा विश्व प्रसिद्ध है, ये वहां से आई है। ये सब ट्राइब फॉर्म्स शायद होते ही नहीं अगर हम इनके ऊपर कभी नजर डालते ही नहीं। ये ट्राइब फॉर्म्स भले ही वहां से आए हैं, लेकिन आज ये विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं। तो अगर हमने उनको उस तरीके से मौका दिया ही नहीं होता तो आज भी कहीं ना कहीं वो लुप्त उन्हीं शहरों में जो हो रहा है वो हम सबके सामने आता है, लेकिन जो गाँव में और खेड़ों में और तबकों में होता है वो हम सब तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वहां पे इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। आज हम लोग वेबिनार कर लेंगे, आज हम तक सब तक पहुंच सकते हैं, पर वो नहीं पहुंच पाते। पर हाँ, कला वहां भी है। आदिवासी जाति वहां पे प्रजाति है जो अपने अपने तरीके से नृत्य फॉर्म तैयार करती है, चित्रकारिता करती है, थिएटर करती है। ये सब अलग अलग कलाएं हैं जो आदिवासियों में पाई जाती है। तीसरा अगर मैं जिक्र कहूँ तो महाराष्ट्र में ही वारली आपने अगर सुना होगा, वारली पेंटिंग होती है। ये महाराष्ट्र में ही इसकी उत्पत्ति हुई। मुंबई के पास ब्रह्मचल करके एक जगह है। अब देखिए, इतना बड़ा महानगर होने के बावजूद छोटी सी एक तबका है ब्रह्मचल, वहां से ये वारली पेंटिंग की उत्पत्ति हुई। वारली चित्रकला वहां से आई है। छोटे छोटे शेड में अलग अलग चित्रकारिता बनाते हुए, सफेद रंग को यूज करते हुए वो लोग अपनी लाइन, अपने उससे ब्रश से ये कच्ची मिट्टी के पत्थर पे, कच्ची मिट्टी के मकान पर, गोबर से लिपे पुते मकान पर ये बनाई जाती है। ये आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। लेकिन ये फेमस जब हुई जब हम इसे डिजाइनर कपड़ों में पहनने लगे। हम ये जानने लगे, अरे ये वारली पेंटिंग वाला ड्रेस है, अरे ये कुर्ता तो वारली पेंटिंग का है, ये तो वारली ये है। तो हमें वारली चित्रकारिता कहें या कुछ भी कहें, हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि ये आया कहाँ से। बाद में ये विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये पूरे विश्व में इसका नाम हो जाता है। ये पेंटिंग ये विश्व में जाती हैं, उनका वहां पे नाम होता है। तो ये ट्राइब वहां से आया है। अगर हमें इनको मौका ही नहीं दें तो ये कलाकार, ये लोग, ये जाति, ये गोंड लोग हैं,
बेसिकली, जो वहाँ पे वारली पेंटिंग बनाते हैं। और ये शुभ अवसरों पर इसकी, जैसे कोई पूजा हो घर में बड़ी, हल्दी पूजन हो, किसी की शादी हो, तब ये घर द्वार में, आंगन में ये पेंटिंग बनाई जाती है। ये पेंटिंग की विशेषता ये होती है कि कोई भी शुभ अवसर पर इसको वहां पर सजाया जाता है, बनाया जाता है, चित्रकारिता की जाती है। आज ये हर कहीं बड़े सरकारी इंस्टीट्यूट कह लें या बड़े बड़े डिपार्टमेंट कह लें सरकारी, वहां पे अधिकांश आप देखिए वारली पेंटिंग की जाती है। ये हमारे ही हिंदुस्तान के ही ट्राइब आदिवासी लोगों की बनाई वाली चित्रकला है, ये उनका ही किया वाला इन्वेंशन है। ऐसे कई प्रकार की प्रजातियां हैं। महाराष्ट्र में भी कल्चर है, महाराष्ट्र में भी ट्राइब हैं, अलग अलग प्रजाति हैं, कई डांस हैं, देवी के डांस होते हैं, गोंधड़ होता है। महाराष्ट्र में एक डांस होता है गोंधड़, देवी की आराधना, देवी को मनाने के लिए किया जाता है। ये सब वहां से आया है, इन सब की उत्पत्ति हुई है। हालांकि ये लोग अपने देवी को, अपने भगवान को, इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य करते हैं, ताकि वो आए, इन पे प्रसन्न हो और इनकी आराधना सुने। वहां से ये आया वाला फॉर्म अलग अलग जगह आज ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में आया जाता है, यहाँ प्रस्तुति की जाती है। इन सब फॉर्म्स में एक चीज आप देखिए, एक अट्रैक्शन होता है जब भी हम कलात्मक दृष्टि से देखें, इनमें एक संस्कृति की खुशबू आती है। यही हमारी संस्कृति है, संस्कृति की शुरुआत है, ये उस प्रजाति से आई वाली शुरुआत है। यही हमारा धर्म है, जो ये कहते हैं कि क्या है कल्चरल, क्या कल्चरल है हमारा, क्या कल्चर है हमारा, ये उसकी शुरुआत वहां से दिखाती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी अपने उद्बोधन में कि ये जो कलाएं हैं, अलग अलग विशेष रूप से अलग अलग जगह, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए। मैं माननीय मोदी जी से भी आह्वान करूंगी कि वो इन कलात्मक चीजों पे ध्यान दें, ताकि ये जो ट्राइब है, ये आदिवासी जाति है, जो कलाओं में और उभर के आ रही है और उभर के इन्हें लाया जा रहा है। हमारे देश में वैसे ही बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, आदिवासी महोत्सव किए जा रहे हैं। नीरज कुंदेर जी जैसे विशेषता से मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, और इस तरीके के कार्यक्रम वो आगे भी करते रहें, निरंतर करते रहें, ताकि हम सभी लोगों को इन सब की चीजों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कला को किस दृष्टि से देखते हैं, कला या ट्राइब को किस दृष्टि से देखते हैं, आदिवासी प्रजाति वहां से आई है, उनका किस तरीके से उनका मत है, उनकी सोच है। ये मैं नीरज जी को भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में कुछ क्षण बोलने के लिए मुझे मौका दिया। और हिमांशु जी धन्यवाद, आपने बहुत बहुत सुंदर मेरा बायोडाटा रिवील किया। थैंक यू। ओम प्रकाश जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम की संपूर्ण जो रूपरेखा है, उसमें हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनको तो सुनने का, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का हमें अवसर प्राप्त होना ही है। साथ ही हमारे जो गुणीजन हैं उनका ये भी आग्रह और आदेश था कि युवा रंगकर्मी जो हैं उनको भी इस पहल से जोड़ा जाए, और इसी कड़ी में आपने भी बहुत सुंदर अपना वक्तव्य रखा। उसके लिए मैं संपूर्ण आयोजक मंडल की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय ओम प्रकाश भारती सर को। और वैसे उनके बारे में कुछ भी कहना, उनका परिचय, उनके बारे में सब जानते हैं, जो भी रंगमंच और कला क्षेत्र से जुड़ा है सब उनसे जानते हैं, क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं और उनके काम को देख देख कर, उनकी किताबों को खरीद के पढ़ कर हम बड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनका परिचय देना चाहूंगा आप सभी के बीच। प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती जी एक सामाजिक कार्यकर्ता, लोक गीतकार और नाटककार हैं। आपका जन्म बिहार के सहरसा जिले में कोसी नदी के तट पर एक गांव में हुआ 5 सितंबर 1968 को। आपने बिहार में नाट्य विधा में स्वर्ण पदक के साथ प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। पटना विश्वविद्यालय से पूर्वी भारत की लोक परंपरा में विद्या वारिधि पीएचडी की उपाधि आपने प्राप्त की है, और आदिवासी और लोक सौंदर्य शास्त्र में आपने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की है। आपको संस्कृति विभाग भारत सरकार की ओर से 1999 में लोक नाट्य विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ऑफ
इंडियन फोक थिएटर के संकलन के लिए नेशनल कल्चरल फेलोशिप भी प्राप्त हुई है। आपने कला, लोकगीत, सांस्कृतिक अध्ययन और स्वदेशी ज्ञान पर 6 नाटक, 150 से अधिक शोध लेख और 18 शोध पुस्तकों का लेखन किया है। आपकी पुस्तकों में शामिल हैं नदियां गाती हैं, कोसी नदी के गीतों पर आधारित लोक कथात्मक अध्ययन, द रिवर सिंग अंग्रेजी में, लोकायन, लोक संगीत, नाट्य और रंगमंच पर चयनित प्रकाशित लेखों का संकलन, बिहार के पारंपरिक नाट्य, ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ बिहार, बालन, सिक्किम का पारंपरिक रंगमंच, मैथिली लोकनाट्य, नाटकम मुक्ति साधकम, श्रीमंत शंकर देव का नाट्य रूप, पूर्वोत्तर भारत के पारंपरिक नाट्य, पूर्वोत्तर भारत का पारंपरिक रंगमंच, ट्राइबल डांसेस एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत के कला रूपों में रामकथा, सांस्कृतिक परंपराएं और हिमालय के लेपचा का स्वदेशी ज्ञान। आपने 18 से अधिक एमफिल और पीएचडी विद्वानों का पर्यवेक्षण किया है। आपके लोकगीत और स्वदेशी नदी के शोध ज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसित किया गया है। पत्र और प्रदर्शनीय कला के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको अनेकों सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिनमें भारत के पारंपरिक नाट्य के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2008 में इंदिरा गांधी राजभाषा सम्मान, आपके नाटक बांध टूटने दो के लिए भारत सरकार द्वारा मोहन राकेश सम्मान 2009 में, एक कला प्रशासक के रूप में भी आपने कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें निदेशक विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय उच्चायोग फिजी, निदेशक पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कलकत्ता, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, निदेशक उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर, उप सचिव लोक और जनजातीय कला संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, निदेशक सह उप सचिव संगीत नाटक अकादमी उत्तर पूर्व केंद्र शिलोंग और प्रभारी निदेशक जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल। प्रदर्शन कला के क्षेत्र में आप विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की समितियों के सदस्य हैं। आपने 800 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के उत्सव और कार्यशालाओं तथा 54 अंतरराष्ट्रीय स्तर की उत्सवों की कल्पना, डिजाइन और निष्पादन किया है। आपने दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, पोलैंड, थाईलैंड, चीन, भूटान और नेपाल में स्वदेशी ज्ञान और प्रदर्शन कला पर व्याख्यान दिए हैं। एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में भी आप सम्मिलित हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आपने भाग लिया है। आपने बागडोगरा पश्चिम बंगाल में हिमालय विश्व संग्रहालय और सहरसा बिहार में वैदेही कला संग्रहालय की स्थापना और डिजाइन किया है। ऐसे एक कला मर्मज्ञ गुणी व्यक्तित्व को आज हम अपने बीच पाकर बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं और मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता से अनुरोध करता हूं कि अब आप इस व्यापक जो विषय है आदिवासी नृत्य कलाएं स्वरूप और संभावनाएं, उस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। हिमांशु जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, तो मैं दिख भी रहा हूँगा। सबसे पहले माननीय प्रमोद झा जी, जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री है संस्कार भारती के, भाई साहब मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। हमारे प्रिय मित्र और शिष्य दोनों ही, नीरज कुंधेर जी, हिमांशु द्विवेदी जी और आभासी माध्यम से जुड़े हुए अन्य सारे विद्यावंत और कलावंत। मैं जानता हूं कि दिन भर की थकान होती है और हिमांशु जी भी डिपार्टमेंट के सारे काम का निपटारा करते हुए और अब जो है वो ऑनलाइन हुए हैं और बहुत अच्छा निर्वहन कर रहे हैं। बड़े गुणी हैं, बड़े पारखी है, अन्वेषी हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुत मेहनती है। हमेशा एक नई खोज और नवाचार में हिमांशु जी लगे रहते हैं और उससे बड़ी आशा है। सचमुच हम उसे तहे दिल से अपने विद्यार्थियों के बीच हमेशा हिमांशु जी को याद करते हैं
बहुत उत्साही हैं। बहुत धन्यवाद सर। हाँ, और हमारे जो आभासी माध्यम से जो हमारे विद्यार्थी, हमारे शागिर्द और सहकर्मी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हमारे लिए 2 संकट होता है। एक तो ये कि आभासी माध्यम मुझे सूट नहीं करता, बड़ी दिक्कत होती है। आँखों में आँख डाल के जब हम बात करते हैं और जब हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं, तभी हम रसानुभूति कर सकते हैं, तभी रस का आनंद ले सकते हैं। छोटा-सा चूँकि एक ये प्रसंग है कि 2001 में संगीत नाटक अकादमी की कार्यशाला हो रही थी पटना में, और पटना गांधी मैदान में गनोरी साहनी, एक आल्हा गायक को हमने आल्हा गाते देखा, और लगभग 400-500 लोग उसे घेरे हुए थे, उनके बीच वो थे। मुझे लगा कि हमारा महोत्सव हो रहा है, उसमें हम इसको ले जाएं और कार्यशाला में इनके साथ हम थोड़े विद्यार्थियों से संवाद भी करें, क्योंकि हमने आल्हा गाते हुए जिस आत्मविश्वास के साथ उनके शब्दों को, उनके द्वारा शब्दों को व्याख्यायित करते देखा, गाते हुए देखा, नरेट करते देखा, मुझे लगा कि जो इसकी स्मृति है और जो नैरेटिव सिस्टम है कि किस तरह चीजों की व्याख्या कर रहे हैं और धड़ल्ले से बोल रहे हैं, जैसे अभी हिमांशु जी बोल रहे थे, इतनी सारी बातें एक साथ याद रखना थोड़ा कठिन होता है। शिक्षक हैं, नाट्यशास्त्र पर बोलना अच्छी बात है और बोलते भी होंगे हिमांशु जी, लेकिन भारती जी के ऊपर इतना लंबा बोलना बाप रे, बहुत कठिन है इतनी चीजों को याद रखना। तो मैं वही देख रहा था कि हिमांशु जी कितने प्रतिभाशाली हैं। तो मैं गनोरी साहनी जी को लेके चला गया, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है, फिर हम अपने विषय पर आ जाते हैं। उस आल्हा गायक को ले गया और प्रेक्षागृह में लोग बैठे थे और मंच पर उन्हें दे दिया गाने के लिए। तो 2 पंक्तियां गाने के बाद लोग सीटी मारने लगे और तालियां बजाने लगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा मैं बड़ा उत्साही होकर इनको लाया था मंच तक, लेकिन ये गा नहीं पा रहे हैं क्या, या लोग इनके गायन को एंजॉय नहीं कर पा रहे। गांधी मैदान में एक मुक्तांगन में खुले आकाश में जो मैंने उसमें आत्मविश्वास देखा था, और जिस तरह से वो 500 दर्शकों को बांधे हुए थे अपनी कलाओं से, अपनी गायन से। यहाँ 100-150 लोग थे प्रेक्षागृह में, क्योंकि वो कार्यशाला थी और सीमित दर्शकों को ही आमंत्रित किया गया था, वहां वो नहीं बांध रहे थे। मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने प्रेक्षागृह में वो अंधेरा था, मैंने कहा कि भाई इसकी लाइट जला दो। और प्रेक्षागृह में जब रोशनी आ जाती है, प्रकाश होता है, तो गनोरी को दिखने लगा और गनोरी जी ने फिर लोगों की आंख में आंख डाल करके जो आल्हा गाना शुरू किया। तो मुझे वो चीज याद, मतलब आभासी माध्यम से जो मुझे दिक्कत होती है, मतलब किसी स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर और किसी तरह, मतलब रेडियो से भी मैं बचता रहा, क्योंकि वहां कोई दिखते नहीं थे। हमेशा लोगों को संबोधित करके बोलने का आनंद अलग होता है। तो अगर उस दिन मुझे यह विचार नहीं आया होता कि प्रेक्षागृह जो है उसमें प्रकाश होनी चाहिए लोक कलाओं के लिए, क्योंकि थिएटर में और दूसरी विधाओं में जो डार्क रूम साइकोलॉजी होता है और जिस तरह के एकांतिकता को हम महसूस करते हैं, वह चीज लोक कलाओं के लिए थोड़ा जो है वो भिन्न है। इसीलिए लोक कलाकारों को जब भी आप प्रस्तुत करें तो आमने सामने करें और आंखों में आंख डाल करके जब अपना वो परफॉर्मेंस करते हैं। तो यह विचार नहीं होता तो गनोरी जी के लिए मैं कुछ हार जाता उस दिन, और मेरा मन टूट जाता कि नहीं, ये केवल मैदान में ही गा सकते हैं, प्रेक्षागृह में नहीं गा सकते हैं। एक तो ये आभासी माध्यम को लेकर के बड़ी दिक्कत है, मुझे दिक्कत होती है बोलने में और मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल जब आप लेकिन मार्ग भी कुछ और नहीं है। अभी तो कम से कम हम जुड़ रहे हैं और ये जो सार्थक प्रयास निरंतर इस मतलब लॉकडाउन की स्थिति में नीरज जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, पूरी इनकी टीम इंद्रावती नाट्य समिति, मतलब हम ये याद आते हैं माननीय कपिल तिवारी जी और एक पूरी टीम थी, अशोक वाजपेयी जी, बाबा कारंत जी हुआ करते थे, और भोपाल की गमक और मध्य प्रदेश की गमक जो है और खुशबू जो है और वो टंकार जो है और जो कला की धुनें हैं वो पूरे भारत में गूंजता था। बीच में थोड़ा सा धीमा पड़ गया और निश्चित रूप से नीरज ने लगातार सतत दिन रात लगते हुए बिना किसी की परवाह किए हुए ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे महायज्ञ को नहीं ज्वाइन करना, उससे नहीं जुड़ना मुझे अपराध बोध होता।
तो इसीलिए मैंने अपनी मतलब उपस्थिति को दर्ज कराया और उन्होंने पूछा मुझसे और मैंने कहा जरूर हम अवश्य जुड़ेंगे। और खास करके जब हमारे संस्कृति के जो हमारे संरक्षक है, जो संस्कार भारती का मध्य क्षेत्र है, उनके सारे प्रतिनिधि इसमें जुड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में साथ चलना और कदम में कदम मिला करके चलना और कुछ सार्थक बातें करना, हमें लगा कि हमें भी अवसर मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर कलाओं पर बोलने के लिए कोई कहे तो मेरे लिए, मैं लोक नृत्य पे नहीं बोलना चाहता, सबसे अंतिम में बोलना चाहता हूँ। इसकी भी एक छोटी सी बात है। लोक नृत्य भारत में लगभग 3000 लोक नृत्य है। 3000 लोक नृत्यों को लेकर के मेरे दिमाग में जिस तरह मैंने लोकनाट्य विश्वकोश का काम पूरा किया, तो मुझे लगा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फोक डांसेस भी बन सकते हैं या ट्राइबल डांसेस भी बन सकते हैं। तो मेरे लिए संदर्भ के लिए 1952 में जो रिपब्लिक डे लोक नृत्य महोत्सव शुरू होता है भारत में, तो 1952 से लेकर के और 1966 तक जो है सूचना और जनसंपर्क विभाग ने उसको देखा था। बाद में वो संस्कृति मंत्रालय, जो उस समय मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती थी, उस महोत्सव का आयोजन करती रही। और 85 के बाद जो है ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है भारत का, वो उसका आयोजन करती रही। तो 52 ईस्वी से लेकर के लगभग 98 की बात है, 98 तक के मैंने सारे ब्रोशर्स इकट्ठे किए कि कौन कौन से मतलब हमारा जो राष्ट्र पर्व होता है, स्वाधीनता दिवस है, इस अवसर पर मतलब जो है कौन कौन से नृत्य जो है किस अंचल से आए। तब तक भारत के कई राज्यों का गठन भी नहीं हुआ था। भारत में पूर्वोत्तर में तो सिर्फ नेफा के नाम से पूर्वोत्तर सीमांत और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया के रूप में जाना जाता था। ये मिजोरम और मेघालय, ये अलग अलग राज्यों का निर्माण भी नहीं हुआ था। संयुक्त रूप से वहां से दल जो है वो आते थे। लेकिन जब सभी लगभग 3200 लोक नृत्यों को वहां और आदिवासी नृत्यों को प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसकी जो सूची बनाई तो मुझे बड़ी निराशा ये मिली उसमें कि 3200 में लगभग 2800 जो नाम है वो किसी समुदाय और किसी आदिवासी के सीधे, जैसे गोंड नृत्य है ये, तो ये संथाल नृत्य है ये, तो मतलब है कि ये खासी नृत्य है, ये बोडो नृत्य है। तो उसमें लगा कि ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास तो एक ट्राइब्स की लिस्ट है, उसको ले आइए और उनको ही जो है प्रस्तुत कर दीजिए। दूसरी बात कि बड़ा मनमोहक है, बड़ा लुभावना है, बड़ा मनोरंजक है। इस तरह की व्याख्या लोक नृत्यों की सौंदर्य को लेकर के करता, ये भी थोड़ा सा। मैं चाहूंगा किसी का माइक, हाँ सभी माइक अपना म्यूट कर लें। जी जी सर, जी सर। तो हाँ, तो मुझे लगा कि ये बड़ा सार्थक बन नहीं रहा है। जैसे अभी भी हम हॉर्न मारिया, विशन हॉर्न मारिया, बस्तर के आदिवासियों के नाम पर ही उसके लोक नृत्यों का नाम जो है हमने रख दिया है और उस नाम को बोले हैं। जरूरी था ये कि हम ये देखते कि संथाल अगर 6 प्रकार के नृत्य प्रस्तुत करते हैं तो अपने उत्सव और अनुष्ठान के नाम पर उसका नाम है लंगड़े, बोहा, दोंग। इस तरह का नामकरण मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा कि अगर इन नामकरण को सुलझाया जाए और फिर पूछा जाए तो इसमें तो कम से कम 20-30 वर्ष लग जाएंगे, तो ये काम सफल नहीं है। और इस तरह से मैं लिख दूं कि ये संथाल नृत्य है, इसमें नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, ये मादल बजाते हैं, ये बांसुरी बजाते हैं, तो लगा ये तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो लोक कलाओं को देखने का जो दृष्टिकोण है, खास करके लोक नृत्यों को देखने का जो दृष्टिकोण है अकादमिक रूप से, क्योंकि देखिए हम जिसे नृत्य कहते हैं, हम जिसे कला कहते हैं, लोक समाज कला और नृत्य हो सकता है उसे नहीं भी कहता हो, वो तो उनकी जीवन की आवश्यकता है। धान खेतों में जाकर के धान रोपना और रोपते हुए गाना और गेहूं पीसने के लिए चक्की चलाना उनके जीवन की आवश्यकता है। अगर आपको ये नृत्य लगता है, अगर आपको ये गीत लगता है, तो ये हमारी आवश्यकता हो सकती है, अकादमिक जगत की आवश्यकता होती है, कला जगत की आवश्यकता होती है, लेकिन समाज का तो वो जीवन ही, अपने जीवन को वो जी रहा है। इन चीजों को हमें समझना होगा, ये कौन सी बात है। मैं इस प्रसंग में झारखंड की जो नगपुरिया भाषा है, जो एक मिली जुली भाषा है और सदरी भाषा भी उसको बोलते हैं, और संपर्क की भाषा है, उस भाषा की 2 पंक्तियां हैं, वो जरूर हमें याद रखनी चाहिए। एक तो ये है कि वो कह रहा है कि चले के ना चाहो बोले के गीत,
मेरा चलना ही नृत्य है। देखिए ये आदिवासी गीत, मेरा चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। मैं अलग से नृत्य, मैंने चले के ना चाहा बोले के गीत। और फिर एक लाइन है जिसको रामदयाल मुंडा जी, पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी अक्सर मंच से दोहराते थे कि जे नाची से बाची। माने जो जब तक समाज नाचता रहेगा, जब तक समाज रिदम में रहेगा, लय में रहेगा, धुन में रहेगा, तब तक आपकी सामाजिक अस्मिता जो है वो बची रहेगी। बचना मतलब है कि मतलब जब आप संस्कृति विहीन हो जाते हैं, भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में ये बात बार-बार कही गई है कि जो मनुष्य संस्कृति और कला के बिना रहेगा तो वो इसी तरह से है जैसे पशु तुच्छ विहीना, जिस तरह से संदर्भ हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में ये बात कही गई है। मरने का मतलब है कि वो केवल वो मृत्यु नहीं है, बायोलॉजिकल डेथ की बात नहीं हो रही है, सांस्कृतिक रूप से मरना, आपकी सांस्कृतिक अस्मिता खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हमको इनको अलग-अलग स्तरों पे बहुत समझना बहुत जरूरी है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं राष्ट्रीय अकादमी में काम किया, अलग-अलग अंचलों में काम किया, देश विदेश में काम किया। अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की शुरुआत 2015 में, हम उस समय कुरुक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के थे, धीरज जी उसमें बड़ी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। हमने पहली बार मंच पर 750 लोक कलाकारों को दिल्ली में प्रस्तुत किया और सारे लोक नृत्यों को लाया। नॉर्थ ईस्ट में 10-15 साल मैंने अपनी सेवा दी, वहाँ के सारे फोक डांसेस को देखा। तो मतलब है कि इनको देखना, अकादमिक रूप से पहचानना। एक बात हमें और याद रखनी चाहिए, इसमें बहुत सारे युवा विद्यार्थी भी, शोधार्थी भी जुड़े हुए हैं। कला एक समुच्चय बोधक शब्द है और कला को जब हम समझते हैं तो अरूप को रूप और रूप को अर्थ देना, यही कला सृजन की प्रक्रिया है। कला निरर्थक नहीं होती है, कला अर्थवान होती है। आप गढ़ते हैं तो उसका कोई एक अर्थ होता है। लोक नृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य, ये सब कुछ समाज में क्यों है? जब आपको आवश्यकता महसूस होती है तो लोकनाट्य को लोक नृत्य कह देते हैं, लोक नृत्य को लोकगीत कह देते हैं। जब आपको जो आवश्यकता महसूस है, नहीं, इन सब की अलग अलग उपस्थिति है समाज में, इनको हमें पहचानना होगा। वो मिसेस ठाकुर बोल रही थी और बहुत अच्छा बोल रही थी। उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ करके बहुत अच्छे अच्छे संदर्भ दिए कि जो हमारी प्राचीन गुफाएं हैं वहां अगर हम देखें, अभी हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं विमर्श कीजिए कि सबसे पहले गीत आया होगा या सबसे पहले नृत्य आया होगा। तो जोगीमारा की गुफा है छत्तीसगढ़ में, आप सभी लोग जानते हैं। वहां एक सुअर को एक तीर लग रही है और चित्रकार ने बनाया है कि वो सुअर चीख रहा है। 5000 वर्ष पहले के वो चित्र बने हुए हैं। तो पीड़ा, पेन, चित्रकार ने ये दिखाया है कि तीर लगने के बाद सुअर को पेन हो रहा है। तो पीड़ा की अनुभूति 5000 वर्ष पहले चित्रकला में है। हो सकता है शब्द भी बन गए हों उस समय पेन के लिए, हो सकता है वो गीतों में भी उतर आया, लेकिन गीतों का वो प्राचीन फॉर्मेट हमें उतना प्राचीन रूप प्राप्त नहीं होता। लेकिन नृत्य के पुराने स्केचेज, वो नृत्य एग्जैक्टली नहीं लेकिन नृत्य जैसे ही कुछ है। नाट्य शास्त्र में जो अकादमिक जगत में नृत्य के उस तरह की कुछ चीजें हो रही होगी। हम ये देखते चले कि भोजन संग्राहक जो मानव है वो उत्पादक बना। हम जब भोजन संग्रह करते थे तो मानव समाज की प्राथमिकता अलग थी। भोजन संग्रह करते थे तो फल फूल जंगल से लेते थे और फिर शिकार करते थे, और शिकार करने के लिए एक तरह का आंगिक चारी, गति, चलन, मतलब एक तरह से शिकार को जो है वो प्रभाव में लेने के लिए, डराने के लिए, या उनकी शिकार को मारने से पहले उनको सरेंडर करने के लिए एक हम्बिंग करता हुआ जो है, मादल बजाता हुआ जो है। और उससे भी बड़ी बात आप देखेंगे कि आदिवासी नृत्य और जो हमारी भारतीय मतलब रास की जो आध्यात्मिक नृत्य है उसमें मंडलाकार, आवर्त, सर्किल का बड़ा महत्व है। तो रास की परंपरा में तो सर्किल इसलिए भी आया कि जो हिंदू कॉस्मोलॉजी है या भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें वृत्त का गणपति महाराज से लेकर के और जितने भी हैं
वो अलग अलग उनकी व्याख्याएं की, लेकिन कृष्ण चूंकि एक ही होते थे, गोपियां बहुत थी, तो उसके चारों ओर कि वो बारी बारी से सबके साथ समागम कर सके और नृत्य कर सके, तो मंडलाकार आवर्त डेवलप हुआ। लेकिन आदिवासी समाज में जो है वो ब्लॉकिंग है, एक तरह से घेरा था। अगर आप नागा जाति के नृत्यों को देखेंगे तो देखेंगे कि 20 युवा पुरुष हाथ में भाला लिए, आंखों में आंख डाले, सुअर को, जंगली सुअर को या हाथी को या भैंसे को वो सरेंडर। जैसे देखिए छोटे बच्चों को अभिव्यक्ति देखिए, एक्सप्रेशन देखिए हम कैसे करते हैं। एक छोटे बच्चे को भी अगर हमें डांटना है तो थोड़ी सी आंख टेढ़ी करके आंख दिखाते हैं। तो ये जो आई का एक्सप्रेशन है जो गोलाकार नृत्यों में आता था, आवर्त में आता था, इसी से शिकार नृत्य, हंटिंग। तो मतलब जब हम भोजन संग्राहक थे तो हम शिकार हमारे जीवन का अभिन्न अंग था, उसकी आवश्यकता थी। तो आदिवासी समाज में जो देखेंगे शिकार नृत्य और हंटिंग डांस जो है वो जो है आपको डेवलप हुआ। फिर उसके बाद हम उत्पादक बने, उत्पादन की अधिकता हुई, उत्पादन के लिए वर्षा हो चाहिए था, उत्पादन के लिए दैवीय शक्ति पर हम निर्भर रहने लगे, क्योंकि प्रकृति और वातावरण का अच्छा होना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए उसके अनुष्ठान भी होने लगे। तो फिर इस तरह के हंटिंग डांस के अलावा जो है आप देखेंगे क्रमिक विकास में इस तरह के जो है उत्पादन से जुड़े हुए अनुष्ठानिक नृत्य भी आ गए, रिचुअलिस्टिक भी आ गए। और फिर फसल अगर अच्छी हो गई तो उसको सेलिब्रेट करने लगे। देखिए आसाम का बिहू नृत्य कितना बढ़िया सेलिब्रेशन है, फसलोत्सव है। अच्छी फसल हो गई तो फसल के बाद अब हम नाचेंगे और गाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी पूरे भारत को, चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं की तरफ आपका, क्योंकि हमारे युवा शोधार्थी और विद्यार्थी भी इससे जुड़े हुए हैं, गुणीजन को तो पहले जो हमारे हैं उनको पता ही है ये सारी बातें, लेकिन फिर भी आपको उसे हम कुछ शेयर करते हैं। तो ये जो एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण है कि पूर्वोत्तर भारत के नृत्य किस तरह से है, दक्षिण के नृत्य किस तरह से है, राजस्थान के नृत्य किस तरह से है, मध्य भारत के नृत्य किस तरह से है, तो इस तरह से शिकार से, अनुष्ठान से और सामाजिक जो दूसरी प्रक्रिया है। फिर मध्य भारत में आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को दें कि मध्य भारत में मार्शल आर्ट का कई फॉर्म, पाइक जो लड़ने वाले सिपाही होते थे, फिरकल, छाव, आप देखेंगे कि ये एक तरह से जो मलखम, अकेले अगर आप जगन्नाथपुरी चले जाएं, और जगन्नाथपुरी के बगल में गांव है रघुराजपुर। रघुराजपुर गांव इसीलिए वहीं के पद्म विभूषण केलूचरण महापात्र, और उस गांव में 20 नेशनल अवार्ड हैं। जो रघुराजपुर गांव है, भारत सरकार ने उसको हेरिटेज विलेज डिक्लेयर किया है। रघुराजपुर गांव में पूरे भारत से ला करके कलाकार बसाए गए, क्योंकि जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उस मंदिर में पेंटिंग से लेकर के, रंगाई पुताई से लेकर के और गोटी पुआ और नाच गान नृत्य गान करने की जो परंपरा थी, उसके लिए वहां के राजाओं ने देश भर के कलाकारों को बुलाया। जिस तरह वहां देश भर के कलाकारों को बुलाया, उसी तरह इन मंदिरों की रक्षा के लिए मध्यकालीन में आकर जब मध्य में आए आप, तो कई आदिवासी समुदाय जो लड़ाके होते थे उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई कि बाहरी विदेशी आक्रांताओं को जो है वहां तक, मंदिर तक पहुंचने से पहले ये रोक सके और रोक पाया जाए। इस तरह मध्यकाल में बहुत सारे नृत्य, इस पर काम नहीं हुआ है। अभी मैंने सर्वे में देखा कि ये छऊ आदि जो है, पाइक है, छऊ है, फिरकल है, ये इस तरह के नृत्य हैं। तो एक स्पान देखिए कि कहाँ हम शिकार करने वाले लोग थे, फिर हम कृषि उत्पादक बन गए, और फिर हम सामाजिक अनुष्ठान, सामाजिक उत्सव और हर एक अवसर का। तो नृत्य ये नहीं कि केवल वो मनोरंजन नहीं है, और मनोरंजन है भी तो अंग्रेजी का इंटरटेनमेंट तो नहीं है। इंटरटेनमेंट का मतलब है कि आपको इंगेज करना, इंटरटेन करना, लेकिन मन का रंजन करना, मन की घिसाई करना, और आपके मन में उससे चमक आ जाएगी और आपकी आत्मा और ज्ञान का द्वार आपका खुलता है। हमारे यहाँ मनोरंजन बहुत सार्थक शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, वो अंग्रेजी का इंटरटेनमेंट नहीं है। तो इस तरह नृत्य की बड़ी परिधि है, बड़ा लंबा सा ये है। तुरंत उसको इस तरह से नहीं समझ सकते हैं कि वो बहुत कलरफुल है, उसके कलर बहुत नीले हैं, आंगिक चारी बहुत अच्छी है और बहुत लुभावने होते हैं, उसका कॉस्ट्यूम। इसके अलावा जो उनकी समाज शास्त्रीय और सामाजिक आवश्यकता है, खास करके भारतीय संदर्भ में, भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में, जिस देशज ज्ञान की बात आज माननीय मोदी जी कर रहे हैं, आप देखेंगे बार बार ये बात आ रही है देशज ज्ञान की बात। भैया हम तो यही कहेंगे कि अगर राजा बोल रहे हैं तो प्रजा को आगे बढ़ के अपना लेनी चाहिए।
व्याख्या आप अपने अनुसार कर लीजिए कि देशज ज्ञान से क्या मतलब है। देशज ज्ञान से आदिवासी की लोक कलाओं की जितनी भी तरह की परंपराएं, भारतीय ज्ञान परंपराएं, धर्मशास्त्र परंपराएं, वो सारी परंपराएं समाहित है। उन्होंने तो ये लिख करके नहीं कहा कि इस परंपरा को शामिल कीजिए, इसको नहीं शामिल कीजिए। आपको आगे बढ़ करके इसको स्वीकार करना है, इसका सहर्ष स्वागत करना है। मूल रूप से ये है कि जो आज का विषय है आदिवासी लोक नृत्य, आदिवासी लोक नृत्यों को अगर हम देखें तो इसका मुख्य विषय प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य। आप अगर देखें लव, नेचर और एस्थेटिक्स। लेकिन जिस तरह के सामाजिक परिवर्तन और संघर्ष मध्य भारत में हुए, बस्तर में हुए, गढ़चिरौली में हुए, झारखंड में हुए, वहां अब नृत्य जो है सामाजिक प्रतिरोध का माध्यम भी हो चुका है और इस चुनौती को भी आपको स्वीकार करना होगा। अगर हम पूर्वोत्तर भारत के, अभी हमारी बात हो रही थी इसी विषय को लेकर के, हम कहीं और अपने विचार को साझा कर रहे थे, हम लोग के विमर्श कर रहे थे कि 30 वर्ष हो गए इंसर्जेंट को झेल रहा है पूर्वोत्तर भारत, लेकिन इंसर्जेंट वहां के जो आतंकवाद और वहां की समस्याएं हैं वहां के कला रूपों में अब तक प्रकट नहीं हुआ है। यही स्थिति कश्मीर की है। कश्मीर में इतना सब कुछ होने के बावजूद 30 वर्षों से हम कश्मीर में भी झेल रहे हैं, लेकिन वहां भी चाहे वो भाड़ पाथेर हो, चाहे चक्री हो, या जो कुछ भी वहां की कला परंपरा है, वहां उस तरह की चीजें जो है कला रूप में नहीं आया है। और ये एक बड़ी, हमें इसकी प्रतीक्षा करनी होगी कि आखिर कला रूप में, या तो कला परंपरा बहुत मजबूत। देखिए ये नृत्य, गीत और गाना, जैसे मैंने कहा कि प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य, पूरी दुनिया, पूरी सभ्यता, विश्व की जितनी संस्कृति और सभ्यता है उसको यही तो चाहिए था, प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य। भाईचारा का प्रेम चाहिए था, मनुष्य के लिए प्रेम चाहिए था, प्रकृति के लिए प्रेम चाहिए था। और हमने और हमारे समाज ने, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे साधु संतों के हाथ में एक तारा देखेंगे, द्वितारा देखेंगे, फिर नारद मुनि के हाथ में देखिए द्वितारा देखेंगे। उसके बाद हम सहतंत्री, कश्मीर का जो संतूर है उसमें 100 तार लगे। तो हमने एक तार से 100 तार की यात्रा की है। इट्स अ जर्नी ऑफ थॉट्स, जर्नी ऑफ कल्चर। ये भारतीय संस्कृति को और भारत के लोगों को ये गर्व करना है इस लोक समाज में। ये विश्वविद्यालय के मुझ जैसे पढ़े लिखे प्रोफेसर और डिलीट वाले लोगों ने नहीं किया है, बल्कि भारतीय समाज ने किया है। एक तार से हम 100 तार, क्योंकि कश्मीर 100 तार को बजाता है, 100 स्ट्रिंग को बजाता है। इसीलिए वो डल लेक के सामने देखेंगे कि अभी बम फटे, अभी वो एक टेररिस्ट अटैक हुआ, 2 घंटे में जनजीवन सामान्य हो जाता है। अरे गजब बात है भाई, इतनी जल्दी लोग भूल जाते हैं। इतनी बड़ी जिजीविषा है। जिजीविषा का बड़ा कारण है उनकी कलाएं। कला हमें परिष्कृत करती है, कला हमारा रंजन करती है, हमारी घिसाई करती है और हमारी जिजीविषा को मजबूत करती है। कला का उद्देश्य केवल एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है। तो एक तरफ जो पूर्वोत्तर भारत का आदिवासी समाज है वो प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य को जी रहा है, और मध्य भारत के जो हमारे आदिवासी भाई है कि गांव छोड़ब नहीं, माटी छोड़ब नहीं, ये जो बात आ जाती है तो ये प्रतिरोध की संस्कृति है। अगर वो कला रूप में आ गया है तो मैं आपको सावधान करता हूं, ये सावधान होने की जरूरत है कि इतना कुछ झेलने के बाद भी पूर्वोत्तर भारत के कला रूपों में वह प्रतिरोध नहीं आया। और पता नहीं मध्य भारत में क्या क्या चीज हमने कर डाला, हम किसको नहीं समझा पाए कि कला रूपों में भी वो प्रतिरोध का स्वर नृत्य और गीत में भी आ गया है। आप देखिए गोंड पेंटिंग को, गोंड पेंटिंग को मैं देख रहा था, अब जो नए पेंटिंग्स आदिवासी बना रहे हैं उसमें वो राइफल और बंदूक बनाने लगेंगे। देखिए आप गूगल करिए, अभी भी आपको मिल जाएंगे, वहां है। तो यह जो एक सामाजिक परिवर्तन है इसे हमें स्वीकार करना होगा। तो लोक नृत्य को पढ़ना अकादमिक जगत में, अभी तक तो क्लासिकल डांस को हम पढ़ ही रहे हैं, लोक नृत्यों को उस तरह से नहीं शुरू किया गया है। लोक नाट्यों पे तो हमने बहुत सारे अध्ययन किए हैं, लेकिन लोक नृत्यों को भी आपको इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि या तो मैं यही कहूंगा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का सौंदर्य जो है ये है हमारी सांस्कृतिक विविधता। इस सांस्कृतिक विविधता को या तो आप स्वीकार करें सही मन से, या फिर नहीं तो लड़ते रहे, मरते रहे। फिर आपको आकर के कोई समझाएंगे कि ये कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है।
तो जो अभी माननीय मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार, आप थोड़ा, मेरे लिए बहुत प्रिय व्यक्ति नहीं हो सकते, लेकिन जब मैं उनको सुनता हूं, उनसे कुछ चीजें मुझे लग जाती है, तो वो इतनी महत्वपूर्ण बात देश के लिए कह जा रहे हैं और इतना बड़ा ज्ञान दे जा रहे हैं वो, कि वो एजुकेशन पॉलिसी पर बोलते बोलते उस दिन बोल गए कि इतना दुर्भाग्य है कि श्रम से जुड़े हुए लोगों को ही हमने उपेक्षित कर दिया। आज वो महत्वपूर्ण रूप से देशज भाषा की बात नई शिक्षा नीति में की गई है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट कीजिए, जो रीजनल कल्चर है उसको कीजिए, और लोकल के प्रति वोकल होइए। ये लोकल के प्रति जो वोकल होने की बात कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, नीरज जो प्रयास कर रहे हैं उसी श्रृंखला का अंग है। वो बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, वो ब्रेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रोतोवस्की की बात, यूरोप की बात नहीं कर रहे हैं, कोई ग्लोबल बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लोक नृत्य को चुना है। और इस महायज्ञ में आप जितने लोग आए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। कभी इस पर अलग अलग प्रसंग को लेकर के विमर्श होता है, हिमांशु जी से तो बातचीत और संवाद होते ही रहता है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम। अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो बात हो सकती है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और मैं आप सभी जो हमारे दर्शक वृंद हैं, शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी से अनुरोध करता हूं कि आपके मन में कुछ सवाल हो, जिज्ञासाएं हो, तो जरूर यहाँ पर रखें। आदरणीय भारती जी नमस्कार। 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 मैं प्रदीप दीक्षित बोल रहा हूँ ग्वालियर से। जी। आपने एक परिवर्तन की बात अभी इसमें कही थी कि आधुनिकता जो है चित्रों में आने लगी है, बंदूक वगैरह जो है। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा एक विचार ये भी है, आधुनिकता आनी चाहिए और हम लोग आधुनिक होकर के ही आज शर्ट पैंट पर आए हैं, लेकिन जो मूल हमारा स्वरूप है, जैसे नृत्यों के रूप में हम जाएं या आदिवासी चित्रकलाओं के रूप में जाएं या और भी दूसरी हमारी कलाएं हैं, संस्कृति को जो हमारी पहचान दिखा देती हैं, उनका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। शायद आपका इसमें कुछ कहना हो। दीक्षित जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मूल रूप से तो मूल तो सबका सुरक्षित रहना चाहिए। यही बात, इसी बात की तो अनुशंसा इन दिनों हवा में की जा रही है कि हम अपनी जड़ की ओर लौटें, और हमारी मूलता जो है वही हमारी निजता को जो है वो प्रकाशित करेगा और प्रखर बनाएगा। मैंने केवल संदर्भ दिया कि हमें इस बात को समझ लेना होगा कि यह परिवर्तन जो है वो सही दिशा में है या नहीं है। हम केवल सूचना, यहाँ हम अपने जो जुड़े हुए हमारे विद्यावंत लोग हैं, कलावंत लोग हैं, उन तक अपने सूचना को पहुंचा रहे थे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मूलता और निजता को तो हम कभी नहीं खोएंगे। निजता से और ही हम सामाजिकता की ओर अपने देश में और अपनी ज्ञान परंपरा में बढ़ते रहे। बिल्कुल दीक्षित जी, मैं सहमत हूँ उससे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप भाई साहब। और अब मैं अनुरोध करता हूं और किसी शोधार्थी, विद्यार्थी या हमारे जो साथीगण जुड़े हुए हैं उनके मन में कोई सवाल हो। मुझे लगता है सर सवाल दो स्थितियों में नहीं होते हैं कि या तो कुछ समझ नहीं आया हो और या सब समझ आया हो, और मुझे दूसरी स्थिति ज्यादा प्रासंगिक और तार्किक लग रही है कि लगभग सब कुछ क्लियर है, क्योंकि आपने जिस ढंग से बताया है, जिन परंपराओं को कवर किया है। लेकिन फिर भी बिल्कुल सही कहना है। इतना विस्तृत रूप से और इतना सुलझे रूप से विद्वान वक्ता ने कहा है कि मैं अभिभूत हूँ। मतलब इस तरीके से कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी आदिवासी लोक कलाएं जो भी है, जो हमारी शुरुआत की कलाएं हैं, जिनसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं आज, वो इतने भयंकर, उनका जो इतना भयंकर स्वरूप है जिसको हम समझना बहुत मुश्किल है, वो आप जैसे विद्वान ही हमें समझा सकते हैं। मेरा सिर्फ एक इसमें जोड़ना था कि हमारे जितने भी लोक नृत्य हैं, आदि कलाएं हैं, खासतौर से नृत्य में, वो सारी सामूहिक ही होती है। कभी एकल नृत्य मैंने कभी देखा नहीं। या तो एक साथ नाचते हैं, वादन करने वाले भी नाचते हैं। तो इस विषय में कोई और चीज आप कहना चाहेंगे भाई? नहीं, बिल्कुल धन्यवाद। एक तो बहुत बहुत आपका, आपने हमारी बातों को इतनी गंभीरता से लिया। ये तो एक जो हमारा अनुभव था, दरअसल प्रयोग से जुड़े रहना। और कबीर ने कहा कि मैं कहता आँखन देखी,
अपने 20-30 साल के कैरियर में इतने कलाकारों के संपर्क में, इतने कला रूपों के संपर्क में गया। देखिए, सामूहिकता तो प्राथमिक गुण है लोक कलाओं का। इवन आप वारली चित्र की बात अभी हो रही थी, उसमें भी कभी वो आकृति और गोंड चित्रों को, अभी हमारे विश्वविद्यालय में कुछ विद्यार्थी हमारे यहाँ पीएचडी कर रहे हैं, संवाद गोंड चित्रों में देखिए कि बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स हैं। देखिए, ये हमारी कला रूपों में जो ये मानवेतर प्राणियों का प्रवेश है, ये उनकी कल्पना नहीं है, बल्कि हमारी मानव की सामाजिक आवश्यकता है कि हमने ये कल्पना ली कि तोते बात कर रहे हैं, हिरण बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो संवाद की स्थिति है कि मानव समाज इस बात को स्थापित करना चाहता है, सामूहिकता को, कि हमारा संवाद जो है आपस में बने रहे। अगर संवादहीनता की स्थिति आ जाएगी तो हम बिखर जाएंगे। देखिए, भारतीय लोक कलाओं के बारे में मैं 2 बातें कहता हूं कि ये कहा गया, किसी भी लोक कथा में राजा के बेटा को बुद्धिमान नहीं कहा गया। अब देखिए लोक की मनसा, किसी भी बर्ड्स और एनिमल्स टेल्स में शेर को बुद्धिमान नहीं कहा गया। शेर को एक खरगोश ने कुएं में धकेल दिया। अब ये बात शेर और खरगोश की तो परिकल्पना नहीं है, उस लोक समाज की है, उस भारतीय सोच की है, जिसके भीतर आत्मविश्वास है कि अरे आप राजा हुए तो क्या हुए, ज्ञान तो प्रजा के पास भी है। तो ये जो सामूहिकता का उद्बोधन है, ये जो ज्ञान परंपरा है भारतीय लोक कलाएं की ओवरऑल, ये विशेषता, अकेले तो कुछ होता ही नहीं। ये सोलो और डुएट का कंसेप्ट तो मैंने पहले कहा, ये तो अकादमिक जगत का खुराफात है। वहां हम अकेले तो होते ही नहीं हैं और अकेले कभी नहीं होते हैं। अरे बिहार उत्तर प्रदेश की तो ये बात हो जाती है, हिंदी प्रदेश में हम तो मैं बोलते ही नहीं, तो हम ही बोलते हैं, अकेले भी रहेंगे तो वी ही बोलते हैं, आए तो हम बिहार के लोग बोलते भी नहीं। ये बड़ा संकट है। किसी इवन मतलब वो अब तो जो गांव जीवन में जुड़े होंगे रहेंगे लोग, जो सोच क्रिया के लिए जाते थे वो भी झुंड में चलते थे, 4-5 लोग मिलकर के ही चलते थे, कि कोई भी काम एकल एल होता ही नहीं है। तो ये जो सामूहिकता है, यही हमारे कला की सबसे बड़ी विशेषता। बिल्कुल सही कहा आपने। जी बिल्कुल। पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं जो हूँ, ये लोग हम क्यों बोलते हैं, लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका यही मकसद है कि सामूहिकता जो है यही वो इस संबोधन में है। हम बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत अकेले जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में और कोई जिज्ञासा हो तो फिर हम कार्यक्रम के समापन की तरफ जाएं। नीरज जी। सर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सर। जी। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप बड़ी हस्तियों से हमें सबको मिला रहे हैं। इस माध्यम से हमें देश के बहुत दूर के इलाकों से जो लोग हैं उनसे भी परिचय हो रहा है, उनके कार्यों का परिचय हो रहा है। ओम प्रकाश भारती सर ने जो बात अभी कही थी उससे मुझे एक याद आया, मैं सिर्फ शेयर करना चाह रहा हूँ। उससे शायद कोई सवाल पैदा हो तो आप उस पर शोधार्थियों को कोई दे भी सकते हैं कोई शीर्षक। 30 साल पहले मैंने मणिपुर में मैं जब गया था, मैं एक पैरामिलिट्री फोर्स में था काम के लिए। उस वक्त मैंने एक ड्रामा देखा था, एक नाट्याविष्कार देखा था। उसका विषय तो 100 से भी ज्यादा साल पहले का था। उस नाट्याविष्कार का नाम था नुप्पी लान। जो ओम प्रकाश भारती सर ने जो अभी कहा कि लोक कलाओं में प्रतिशोध या प्रतिरोध की भावना या फिर रिएक्शनरी कोई आविष्कार अब नहीं आ पा रहा है, उसका उन्होंने जो एक खेद जताया है वो सही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30 साल पहले मैंने जो एक नाट्याविष्कार देखा था, तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मणिपुरी भाषा नहीं जानता। भाषा का कोई बंध ही नहीं रहा था। नुप्पी लान का मतलब है कि महिलाओं ने किया हुआ वॉर, एक युद्ध। चावल की फसल का जो निर्यात जबरन अंग्रेज तब करते थे, उसका विषय लेके, और आप सब जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में तो महिलाएं ही सबसे आगे होती हैं काम करने के लिए। पुरुष तो कोई बहुत
कम काम करते हैं। जो कर रहे हैं वो इंसर्जेंसी का जो अभी उल्लेख सर ने किया है वो सही है, लेकिन तब ऐसा लगा कि ये तो लोकनाट्य ही तो है, क्योंकि उन्होंने तो लोगों के बीच का जो एक विषय था वो सामने लाया था। ये जरूर है कि ये खेद है कि आजकल ऐसी रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो मुझे ये ऐसा लगा कि मैं शायद आपसे शेयर करूं। नुप्पी यानी कि महिला या फिर लड़की, और लान यानी कि वॉर, इतना ही मैं मणिपुरी भाषा का इतना ही ज्ञान मुझे है। लेकिन जब मैं देख रहा था तो ऐसा लगा कि ये तो मेरी भी समस्या है। जो उनके हाव भाव थे, जो उनकी आवाज थी, उनका जो संगीत था, वो सब फोक ही तो था, लेकिन बहुत अच्छा नाट्य आविष्कार था। पता नहीं अभी भी मणिपुर के इम्फाल के थिएटरों में ये होता है या नहीं, लेकिन 30 साल मुझे ये शुभ अवसर मिला था। मैं बड़ा अपने आप को सुदैवी मानता हूँ कि मैंने वो देख लिया। ऐसी रिएक्शनरी कोई आजकल भी आविष्कारों की जरूरत जरूर है। भारती जी ने बहुत ही अच्छा कहा, और उन्होंने जो ये प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का ये जो त्रिसूत्री बताई है, कला का जो पूरा विषय उन्होंने इन 3 शब्दों में बताया है, मैं बड़ा ही आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। पूर्वोत्तर राज्यों से कोई अगर शोधार्थी है तो वो, मैं तो चाहता हूं कि नुप्पी लान पर फिर और बहुत बड़ा रिसर्च हो सकता है, क्योंकि चावल या फिर उसकी जबरन निर्यात, एक तो ये तो प्रतिमा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि उस ऐसे नाट्याविष्कारों के माध्यम से आगे आ सकती है और उसकी चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि वो किसी समस्या पर समाधान का भी एक मार्ग दिखा जरूर देती है। धन्यवाद सर। निश्चित ही आपने बहुत ही अपना उद्गार व्यक्त किया, और सच में आज का ये जो जी हिमांशु सर, हिमांशु जी, एक बार मैं बहुत अच्छी सूचना हमें मिली। मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट, चूंकि हमारे शोधार्थी भी जुड़े हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। दरअसल नुपीलान के बारे में, नुपा वहाँ लड़का, नुपी यानी लड़की होती है, और नुपीलीला वहाँ प्रस्तुत होता है। दरअसल पारंपरिक रूप से जो मणिपुरी समाज है वो पूर्वोत्तर भारत का थोड़ा अलग समाज है। संक्षिप्त में लोग इसकी सूचना ले सकते हैं। दरअसल ये जो मैतेई समाज है, जिसे मैतेई जाति है, ये मूल रूप से इतिहासकारों का और मानव विज्ञानियों का कहना है कि ये बर्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया, इस सारे इलाके से ये लोग बहुत पहले, आज से 700-800 वर्ष पहले आ गए और वहां रहे। 15वीं शताब्दी में वहाँ बंगाल का जो गौड़ीय वैष्णव भक्ति पद्धति है उसका विस्तार हुआ, और पाम हैवा जो वहाँ के कला जनक माने जाते हैं, भागचंद, जिनके समय में ही ये नाट्य मंडप और गोविंद जी का मंदिर, ये सब कुछ बना, और एक तरह से वैष्णवीकरण हुआ। और वैष्णव धर्म को मैतेई लोग, जो मूल रूप से एक आदिवासी धर्म को जीते थे, और उन्होंने अपना लिया। एक संस्कृतिकरण की एक अच्छी प्रक्रिया मणिपुर में अलग है। तो मणिपुरी कला रूपों का जो है, तो पाम हैबा ने जो 15वीं 16वीं शताब्दी में थे, तो उन्होंने उसको जो है वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया, और जितने भी वो पहले से आदि धर्म को मानते थे उन परंपराओं को रखा। और जो एक तरह से कहिए कि भारतीय वैदिक या हिंदू मेथोडोलॉजी, सनातन मेथोडोलॉजी था, ये दोनों के समावेश से वहां कला रूपों को सामने लाया। पिछले 50 वर्षों से एक अलग तरह का विमर्श चल रहा है, जो इंसर्जेंट का कारण है वहां, वो है मैतेई समाज के कुछ एक वर्ग है जिनके मन में इस बात को लेके अफसोस है कि उनकी जो पुरानी परंपरा थी और विचारधारा थी वो छूट गई, उनसे उनको अलग नहीं होना चाहिए। मुक्तिलान से मैं अवगत हूँ, बहुत अच्छी सूचना है ये। दरअसल ये सामाजिक परंपरा या लोक परंपरा का अंग नहीं है, ये नुपीलान परंपरा में सृजित एक लोक नाट्य है। और निश्चित रूप से आप तो कन्हैया लाल जी को, रतनदा को और इन दोनों को अगर छोड़ भी दें, तो जो लोकेंद्र सिंह जी हैं, उनके नाटकों में खास करके प्रतिरोध तो मणिपुरी कलाओं में बहुत ज्यादा है। लेकिन जो उनकी मंडप लीला और पारंपरिक और लोक कलाएं हैं, जो मोइरांग प्रवाह है, आप इतने लंबे समय तक रहे तो मोइरांग जरूर गए होंगे, और मोइरांग प्रवाह के रूप में जो पेना शाखा पेना गायन की परंपरा है, परंपरा है, महारास की परंपरा है। अभी हमने कहा
कि हमारे यहाँ ब्रज का जो रास होता है उसमें कृष्ण एक होते हैं और राधिका और गोपियां जो है वो हजारों की संख्या में, लेकिन मणिपुरी महाराष्ट्र जो है वो जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये बड़ा बड़ा एक अद्भुत है, कभी अगर वहां के महाराष्ट्र को आप देखें तो। बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुरी लोक कलाओं में नहीं, मणिपुरी जो सृजनात्मक कलाएं हैं उसमें ये प्रतिरोध हमें देखने को मिलती है। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। जी, बहुत बहुत परमादरणीय। मोइरांग में गया भी था, मुझे वो भी अवसर जी, मिला था, पैरामिलिट्री फोर्स में था, तो वो जी बहुत सारे कॉर्नर्स तक हम जा सके थे। और आपने जो ये जो बताया है डांस वगैरह, तो वहां पर आमतौर पर जो कि हम टीवी पर एक खास विशेष कार्यक्रम के तौर पे देखते हैं, वो तो वहां पर गली गलियों में भी होते मंदिरों रहता है। हर दिन दिखाई देते हैं। जी धन्यवाद सर। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष कुलकर्णी जी। बहुत अच्छा लगा इस तरह से एक सार्थक परिचर्चा होती है, तो निश्चित ही जो आज का विषय था उसकी एक सार्थकता और उसकी व्यापकता का प्रतिफल हमें मिलता है। मैं आज बहुत ही उत्कृष्ट वाणी के साथ आदरणीय ओपी भारती सर ने संबोधित किया, और उसमें लोक कलाकार हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होते बल्कि प्रस्तुति में आनंद की अनुभूति लेता है। वहां से शुरुआत करते हुए लोक नाट्य विश्वकोश, लोक नृत्य विश्वकोश भी बनना चाहिए, और पूर्वोत्तर राज्यों की भी जो विस्तृत परंपरा रही है लोक नृत्य, लोक और जनजातीय कलाओं की, उनकी भी आपने चर्चा की। 3200 आदिवासी लोक नृत्यों की जब सूची बनाई गई तो उसमें कितनी सार्थक है और किनको समायोजित किया जाना चाहिए या नहीं, इनकी भी आपने चर्चा की। लोक कलाओं को देखने का क्या दृष्टिकोण है, इस पर बहुत अद्भुत प्रकाश डाला, और जो हम सभी के लिए नवीन है कि मेरा चलना ही नृत्य है और मेरा बोलना ही गीत है। ये अद्भुत अपने आप में संपूर्ण संसार समाहित है इस सेंटेंस के माध्यम से आपने रखा। समाज लय में रहता है तब तक समाज बचा रहेगा। अद्भुत बातें हम हमेशा, चाहे नाट्य कलाएं हो, नृत्य कलाएं हो, संगीत कलाएं हो, लय ताल सुर की बात करते हैं और समाज में अर्थात ये चीजें हैं, तो निश्चित ही समाज एक सार्थक रूप में जाएगा। नाट्य शास्त्र का श्लोक भी आपने रखा, जो साहित्य संगीत कला विहीना मनुष्य साक्षात पशु पुष्प विषाणहीना। साहित्य संगीत के बिना मनुष्य वैसा ही है जैसे बिना सींग और पूंछ के मनुष्य। उस तक आपने चर्चा के माध्यम से, कला एक समुच्चय बोधक शब्द है, कला रूप देती है, वो अर्थवान होती है। सुअर वाला जो आपने उदाहरण दिया कि तीर लगने का, और करुण पीढ़ा का जो उदाहरण है, जहां से आदिवासी हमारी पेंटिंग्स और उनकी जो भित्ति चित्रों का जो आपने पूरी लंबी वृद्ध जो यूरोपियन परंपरा है उसका भी आपने बहुत लंबा जिक्र किया। इसी के साथ मंडलाकार, सर्किल या वृत्त का जो भारतीय परंपरा और भारतीय कलाओं में महत्व है उस पर भी आपने प्रकाश डाला। और रघुराज जो पुरगांव है जगन्नाथपुरी, जहां पर बहुत सारे कलाकारों को एकत्रित करके किया गया, उसका भी आपने बहुत विस्तृत उदाहरण दिया। साथ ही मध्य भारत की कलाएं, लो जनजातीय कलाएं और पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों की कलाएं या अन्य क्षेत्रों की कलाओं में क्या मूलभूत अंतर है, क्या उन जनजातीय कलाओं में विविधता है, उन पर भी आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रकाश डाला है। इसी के साथ मार्शल आर्ट फॉर्म का भी आपने जिक्र किया। मन का रंजन करना, एक नई परिभाषा आज हमें इस माध्यम से मिली। मनोरंजन अर्थात हम एंटरटेनमेंट समझते थे, और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट वो डर्टी पिक्चर वाला याद आता था कि फिल्में सिर्फ तीन चीजों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन यहाँ मनोरंजन का विशुद्ध एक सार्थक और व्यापक अर्थ आपने यहाँ दिया, मन का रंजन करना, और मन के रंजन की ही अनुभूति वास्तव में करना। इसी के साथ आपने अनेकों परंपराओं के साथ आदिवासी नृत्यों का प्रमुख विषय प्रेम, सौंदर्य के अलावा सामाजिक प्रतिरोध ना, ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा की, और साथ ही उदाहरण सहित हमें बताया कि पूर्वोत्तर या कश्मीर की जो कलाएं वहां पर अभी प्रतिरोध नहीं है, जबकि मध्य भारत की जो जनजातीय कला हो रही है वहां पर ये संभावनाएं प्रकट हो रही हैं, जिससे प्रत्येक कलाकार को जानकारी रखते हुए कहीं ना कहीं सचेत होने की आवश्यकता है। एक तार से 100 तार की यात्रा भी आपने हम सभी को करवाई। के समाज और कलाकारों ने जो कार्य किया है उस पर भी आपने विस्तृत प्रकाश डाला। कला हमें परिष्कृत करती है, हमारा रंजन करती है, और उसी के माध्यम से जो बहुत पॉपुलर गीत हुआ है गाँव छोड़ब नहीं, और उसका भी आपने जिक्र किया। पूर्वोत्तर भारत में नहीं आया, मध्य भारत में प्रतिरोध आ गया है, ये आपने जिक्र किया।
लोक नृत्यों की उस ढंग से अकादमिक पढ़ाई नहीं है। ये सच में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रेखांकित किया है आदरणीय सर, क्योंकि ज्यादातर हम जितने भी विश्वविद्यालय देखते हैं जहां पर संगीत या नृत्य विभाग हैं, वहां पर शास्त्रीय नृत्य कलाओं का पठन पाठन है, लेकिन लोक नृत्यों का उस ढंग से पढ़ाई नहीं है, जिसकी सच में आज सार्थक आवश्यकता है। अभी हम जनजातियों की भी बात करेंगे। इसी के साथ आपने अंतिम रूप में सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करने की बात की है, एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया है कलात्मक रूप में, देशज भाषा, देशज कल्चर, लोकल फॉर वोकल का भी आपने जिक्र किया है, और साथ ही सनातन मेथोडोलॉजी परंपरा पर भी आपने चर्चा की। इतने व्यापक परिदृश्य को आपने इस विषय में समाहित किया, जो निश्चित ही बहुत अद्भुत है। और मैं आभार प्रदर्शन पर जाऊं, मैं सबसे पहले आपके प्रति अपनी धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मैं आपको एक रूप से और जानता हूं, जब मैं शोध कर रहा था और पहले जो मेरा विषय था पंजाब विश्वविद्यालय में, थिएटर इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन, 6 महीने काम करने के बाद मुझे लगा कि मैं एजुकेशन की तरफ ज्यादा जा रहा हूं, तो मैंने विषय परिवर्तन करा और लोक नाट्य बुंदेलखंड की स्वांग पर गया। और सबसे पहली पुस्तक मेरे हाथ में आपकी आई थी, जिसमें आपने फोक और लोक को जो परिभाषित किया है वो आज तक मेरे जहन में है, और मैं उसी का उदाहरण देकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आपकी किताबों से मेरे जैसे अनेक शोधार्थी और विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, और आप इस मंच पर आए इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और साथ ही हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम मैं उनका आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा, परम आदरणीय प्रमोद झा भाई साहब जी। और बहुत सौभाग्य का विषय है कि ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे गुणीजन संपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिदिन लगातार जुड़ते हैं, और जब ऐसे गुणीजन का हमारे ऊपर वर्धस्त होता है तो निश्चित ही हम लोग बहुत सकारात्मक और सही दिशा में जा रहे हैं। इसी के साथ मैं हमारी आज की जो युवा वक्ता थी प्रियंका जी, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे बीच परम आदरणीय सिनेमा और रंगमंच के बहुत प्रसिद्ध और प्रख्यात अभिनेता, जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, और हम सब ने उनको अनेकों फिल्मों में देखा है, अनेकों रंगमंच में उनकी नाट्य प्रस्तुतियां देखी हैं, और उन्हें और अभिनय का अपना लोहा मनवाया है। ऐसे राजीव वर्मा भाई साहब जी हमारे बीच विराजमान रहे संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही आपको ये सूचित भी करता हूँ कि कल का जो हमारा अंतिम सत्र है आदिवासी संगीत कलाएं, स्वरूप और संभावनाएं, उसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहेंगे। इसी के साथ मैं हमारे ग्वालियर से वरिष्ठ रंगकर्मी प्रदीप दीक्षित भाई साहब जी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। समस्त शोधार्थी जो देश देशांतर से जुड़े, हमारे विभाग के विद्यार्थीगण जुड़े, अन्य विभागों से जो छात्र छात्राएं जुड़े, उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। और छिंदवाड़ा से विजय आनंद जी हैं हमारे बीच, इंदौर से चेतन शाह जी हैं, हम सभी का धन्यवाद करते हैं, आप सभी जुड़े। और कल की सूचना मैं आपको दे दूं, उसके बाद मैं आभार प्रदर्शन के लिए रोशनी प्रसाद मिश्रा जी से आग्रह करूंगा। कल हमारा इस समापन सत्र का अंतिम दिवस रहेगा, जिसका विषय है आदिवासी संगीत कलाएं, स्वरूप और संभावनाएं, और मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे आदरणीय संजय उपाध्याय जी, जो संगीत नाटक अकादमी अवार्डी है और वरिष्ठ रंगकर्मी है। मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और विषय प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करेंगे परम आदरणीय राजीव वर्मा जी। इसी के साथ राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी भी रहेंगे, और कुल सचिव डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी भी हमारे बीच रहेंगे। और अब मैं अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ रोशनी जी से कि वो आभार प्रदर्शन करें। जी नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 4 दिवसीय विश्व आदिवासी दिवस पर वनवासी महोत्सव चल रहा है, और इस वनवासी महोत्सव के साथ साथ जी अच्छा आलोक भाई साहब, सर मैं आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ आदरणीय आलोक चटर्जी सर। सर वीडियो आप मुझे दिख नहीं पा रहे हैं। जी आप भी कर लें। जी नमस्कार। विश्व आदिवासी दिवस पर 4 दिवसीय वनवासी महोत्सव चल रहा है, और इसके साथ साथ लोक रंग और लोक वार्ता दोनों साथ साथ चल रहा है। और इस आयोजन के मार्गदर्शक श्री प्रमोद झा भाई साहब, जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं,
संस्कार भारती मध्य भारत के प्रांत के, मैं उनका सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथ ही आज के प्रमुख वक्ता और मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी भारती सर का मैं सादर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया इस आयोजन के लिए, लोक वार्ता के लिए, और बहुत ही सार्थक और बहुत ही गंभीर उन्होंने बातें बताई है लोक पर। हमें 2008 में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था और 1 घंटे के सत्र में उन्होंने हमें लोक पर इतना बता दिया था कि लोक पर रुझान बढ़ा और लगातार हम लोग काम कर पा रहे हैं। ये उन्हीं का दिया हुआ मार्गदर्शन और आशीर्वाद है। साथ ही आज की जो वक्ता थी प्रियंका शक्ति ठाकुर जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आज की इस परिचर्चा में हमारे बीच श्री राजीव वर्मा सर, जो सुप्रसिद्ध सिनेमा और फिल्म अभिनेता हैं, रंगमंच के अभिनेता हैं, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही श्री आलोक चटर्जी सर जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी सादर प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। इस परिचर्चा में जुड़े हुए श्री डॉक्टर संतोष कुलकर्णी जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही श्री प्रदीप दीक्षित जी ग्वालियर के वरिष्ठ रंगकर्मी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इस परिचर्चा में हमारे सीधी से श्रीमती अजीता द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और समस्त शोधार्थियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस परिचर्चा का संचालन किया है और समझाया है। मैं अंत में उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। और सभी शोधार्थी और जितने भी जुड़े हुए इसमें श्रोता और दर्शक हैं, मैं उनका सबका तहे दिल से आयोजन समिति की तरफ से सबका आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं। और कल की सूचना डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने दे ही दिया है, तो कल ही हम सब जुड़ेंगे और एक साथ लोक वार्ता पर साझा होंगे और सुनेंगे। श्री संजय उपाध्याय सर को बहुत ही अच्छा उनका मार्गदर्शन मिलेगा, हमें आशा है। और सबको शुभरात्रि। नीरज जी, रोशनी जी और हिमांशु जी जरा जुड़े रहेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। जी से सभी को प्रणाम। जी और सभी लोग जा सकते हैं, है ना? जी मैं धन्यवाद सर। रोशनी, नीरज भैया जी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। वाह, कौन है? महेन क्या है? माखन जी। जी नमस्ते हिमांशु जी को। रोशनी जी जी भाई साहब, मैं सभी से आग्रह कर दूं, कृपया बाकी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब लेफ्ट कर जाएं, जिससे हम भाई साहब से बात कर सकें। बाकी सब लोग रिमूव हो जाइए। लेफ्ट कर सकते हैं। जी जी आदेश नहीं है, इच्छा नहीं, है। बिल्कुल ऐसा कोई गुप्त एजेंडा नहीं है। मैं ये कह रहा, जी भाई, मैंने जो पहले दिन कहा था हिमांशु जी, जी भाई साहब जी, तो कि आदिवासी दिवस के ऊपर ऐसी सकारात्मक चर्चा, इस प्रकार से भी महोत्सव मनाया जाता है जी शायद एक नया एक दिशा इस महोत्सव को प्राप्त होगी जी। मेरा केवल इतना था नीरज जी और आप सभी से कि पहले दिन से लेकर अभी तक, जैसे मेरे को लगा कि हिमांशु जी बिंदु भी लिखते हैं वक्ता के, ऐसे करके पूरा एक 4-5 दिन का पूरा हार्ड कॉपी में जी, पहले दिन का, दूसरे दिन का, और ये दोपहर में जो आपका प्रत्यक्ष कार्यक्रम हो रहा उसका वर्णन, ऐसे करके एक एक पेज, एक एक दिन का 1 पेज 2 पेज ऐसा करके वो एक फाइल बन जाए। जी, और जी। इसी का प्रेजेंटेशन
एक 30-35 मिनट का वीडियो डॉक्यूमेंट्री टाइप का जी भाई साहब। जो पूरा हुआ है। तो अभी मेरे को 19, 20, 21 को काशी में बैठक है, तो उसमें मैं इसका जिससे इस दिवस का भी कैसे सार्थककरण हो सकता है, और दूसरा कि ये सभी न्यूज़ों में मेरा अपना उद्देश्य नहीं कि अपन ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन हमने बहुत बड़ा दिशा बता दी है कि एक ये दिशा, तो इसका पूरा अपना कला कुंज अखिल भारतीय पत्रिका निकलती है, जितनी भी कला से संबंधित पत्रिकाएं हैं, जनजाति पत्रिकाएं होंगी, पत्रक होंगे, जो भी होते हैं सभी में, और इसलिए जो किया है उतना जानना भी चाहिए। जी जी भाई साहब, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जरूरी है। जरूरी है है ना? तो जी जी है ना? और देखो हम नहीं जानते थे कि आप लोग इतने बड़े लोग हो, जी हम 3 दिन से ऐसे ऐसे अरे गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो आपके बिना हम लोग कुछ नहीं है। तो मेरा केवल इतना कि इसका पूरा एक 30-35 मिनट का वीडियो और इसकी हार्ड कॉपी, तो वो हमको व्हाट्सएप पर आ जाएगी, तो हम उसकी कॉपी निकालकर एक फाइल, सुंदर सी फाइल, और ये का नाम वहां, तो सभी के, अब हम 12-15 लोग इकट्ठे होने वाले हैं, तो क्या उनको मालूम है कि नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम है ना, लेकिन हम मालूम करा देंगे ये हमारी तो और तो अपने लोकल है, और ये है तो भोपाल से एक पत्रक बनाकर फाइल, और इसमें एक जो आपको वो